हेलो दोस्तों, वीसीसी एकेडमी में मैं लोकेश सैनी आपका स्वागत करता हूं। आज हम लास्ट क्लास में मैंने आपको जो बताया था कि अगली जो नेक्स्ट क्लास जो होगी उस नेक्स्ट क्लास में आपके लिए रिवीजन क्लास लाई जाएगी। और अभी तक हमने फिजिक्स में 10 जो वीडियो है 10 वीडियो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। उन 10 वीडियो का कंप्लीट, अब ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है जिससे आप परेशान होंगे देखने के लिए। अब देखो, इसमें ये क्या होता है कि ये वीडियो आपको उतारने के लिए नहीं है कि आप वापस से फिर से नोट्स बनाने लग जाओ, नई नई कॉपी में उतारने लग जाओ कि ये रिवीजन कॉपी है, ये ऐसी कॉपी है। नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ ये वीडियो आपके लिए सिर्फ सुनना है। इसको कानों में ईयरफोन लगा के जब भी आपको टाइम मिले और जितनी बार भी, देखो सबसे पहले तो आपको ज़रूरी है कि जो आपने 1 से 10 तक की जो वीडियो देखी है वो वीडियोज़ को आपको देखना है। उसके बाद में ये जो रिवीजन जो क्लास होगी ये आपको सुननी है, ये आपको देखनी है और लिखनी है कॉपी में। और ये सिर्फ आपको क्या है, सुननी है, कानों में ईयरफोन लगा के आराम से कहीं पे भी बैठ के, और इसको टुकड़ों में सुन लेना अगर आपको प्रॉब्लम आए तो। लेकिन ये है, अगर आप इसको 3 से 4 बार अगर आप इसको सुन लेते हो तो हाँ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के आप सुन सकते हो इसको, ऐसी कोई बात नहीं है, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। कब? जब आपने ये वाली वीडियो देख रखी है। तो अगर आपको ये जो हमारा ये जो पॉइंट है आज की जो क्लास का, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ही फिजिक्स की जो क्लासेज हैं, उसके बाद में साइंस की जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके बाद में जीके, जीएस, इंग्लिश, ये सब की क्लास आपको यहाँ पर मिलेंगी। बस थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ में, और टाइम के साथ में आपको देखो, अब आप सोचते हो कि हमारे को एक साथ ही सब कुछ मिल जाए, तो आप देखो हर चीज़ में टाइम लगता है, वो मैं आपको क्या समझाऊँ, चलो छोड़ो, है ना। तो आज हम जो रिवीजन जो क्लास अपन जो चला रहे हैं, देखो रिवीजन की स्पेलिंग पता नहीं सही है गलत है, रिवीजन क्लास पार्ट 1 to 10 रिवीजन क्लास अपन कर रहे हैं, जो अपन की पहले नंबर से लेकर के 10वें तक की जो पार्ट की जो थी उनके बारे में अपन देख रहे हैं। देखो, तो सुनते हुए चलना अच्छे से। मेरे पास भी मेरे नोट्स हैं, क्योंकि मैं कहीं भूल ना जाऊं कि कौन सी चीज़ मैंने आपको करवाई थी, कौन सी छुड़वा दी, तो वो सारे मेरे पास प्रॉपर नोट्स हैं। तो आपके पास भी नोट्स होने चाहिए, मेरे पास भी नोट्स हैं, तो उनमें से मैं आपको जो जो मैंने करवाया है वो आपको मैं रिवाइज करवा दूँगा, और आप एक्स्ट्रा में कुछ भी पढ़ सकते हो। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ी थी आधारभूत भौतिक विज्ञान, और जब अपन ने आधारभूत भौतिक विज्ञान पढ़ा था तो सबसे पहले हमने देखा था कि भौतिक विज्ञान है क्या। इनमें राशियों का अध्ययन किया जाता है कि कौन सी राशि कैसी है, कौन सदिश है, कौन अदिश है, तो इस तरीके से। तो सबसे पहले हमने बात की थी राशियों के बारे में, तो अदिश राशियाँ, और फिर अपन ने बात की थी किसके बारे में, सदिश राशियों के बारे में। तो देखो, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ क्या होती हैं। जो अदिश राशियाँ होती हैं इनमें संख्यात्मक मान लिया जाता है। कैसा मान लिया जाता है? संख्यात्मक, या फिर अपन कह सकते हैं इसमें परिमाण लिया जाता है। इसमें क्या लिया जाता है? परिमाण। लेकिन जो सदिश राशियाँ होती हैं संख्यात्मक मान के साथ साथ संख्यात्मक या परिमाण के साथ साथ उनमें दिशा का भी ज्ञान होना जरूरी है। तो वो राशियाँ कैसी कहलाती हैं? सदिश। और जिनमें सिर्फ और सिर्फ संख्यात्मक मान या परिमाण का पता चले, क्या कहलाती हैं? अदिश राशियाँ। दिशा साथ में सदिश, दिशा नहीं है, अदिश राशियाँ। अपन ने यहाँ पर अदिश और सदिश के बारे में एक एग्जाम्पल देखा था। किस तरीके से? मैंने आपको बोला कि जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं 100 किलोमीटर चला। कितना चला? 100 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर आपको संख्यात्मक मान या आपको क्या दे दिया? परिमाण तो दे दिया,
लेकिन इसमें आपको दिशा नहीं बताई गई है। इस वजह से अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल अगर आपको इस तरीके से बोलूं कि मैं 100 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, किधर की ओर चला? पूर्व की ओर, तो मेरे को यहाँ पर संख्यात्मक मान के साथ साथ में यहाँ पर दिशा का भी ज्ञान हो रहा है। इस वजह से वो कैसी राशि है? सदिश राशि। तो जिसमें दिशा का ज्ञान होता है वो सदिश कहलाती है, और जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता वो क्या कहलाती है? अदिश कहलाती है। अब इसके बाद में हमने देखा था कि सदिश कौन कौन सी राशियाँ होती हैं, अदिश कौन कौन सी राशियाँ होती हैं। तो देखो इनके एग्जाम्पल में सबसे पहले अपन ने देखा था दूरी। क्या देखी थी? दूरी। और दूरी से ही संबंधित होता है विस्थापन। इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। तो दूरी तो है एक अदिश राशि, जबकि विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि। विस्थापन में भी जो है अपन देख सकते हैं कि विस्थापन दिशा को प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति कौन सी दिशा में चला। दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? अपन विस्थापन कहते हैं। और किसी भी व्यक्ति के द्वारा कुल तय किया गया मार्ग क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। तो दूरी होती है अदिश राशि और विस्थापन क्या होती है? सदिश राशि। आप इनमें अंतर भी देख लेना। इसके बाद में अपन ने बात की थी चाल की। चाल जो होती है अदिश राशि होती है, और चाल के साथ में अपन कई बार बोल देते हैं एक जैसा ही कि चाल कितनी है, वेग कितना है। तो चाल है अदिश राशि और वेग क्या है? सदिश राशि। वेग में आएगा कि कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से पूर्व दिशा की ओर चलता है, या कोई गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से उत्तर दिशा की ओर चलती है। तो अब उसमें चाल के वेग के साथ साथ में वेग में दिशा भी आ गई, तो इसलिए वो कैसी राशि है? सदिश राशि। इसके बाद में अपन ने देखा था द्रव्यमान। द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि है, लेकिन द्रव्यमान का ही अपन कह सकते हैं कई बार भार। भार कैसी राशि है? सदिश राशि है। W बराबर mg, W बराबर mg। तो भार कैसी राशि है? सदिश राशि। अब आप ये मत बोलना कि सर आप इतने जल्दी जल्दी करवा रहे हो। देखो मैं जल्दी करवा रहा हूँ, सिर्फ आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। मैं आपको कोई पढ़ा नहीं रहा आज, आपको कोई इसके नोट्स नहीं बनाने, ठीक है। दूरी हो गई, चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया, उधर वेग हो गया, विस्थापन हो गया, भार हो गया। अब अपन बात करते हैं जैसे कार्य, इसके साथ में ऊर्जा, इसके साथ में जैसे आयतन, इसके साथ में जैसे विद्युत धारा। ये सारी राशियाँ कैसी हैं? अदिश राशियाँ हैं। तो उधर विस्थापन हो गया, वेग हो गया, भार हो गया, बल हो गया और संवेग। बल तथा संवेग, ये कैसी राशियाँ हैं? अपन देखते हैं ये कैसी राशियाँ हैं? सदिश राशियाँ हैं। तो ये अपन ने पढ़ा था कि अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है, कि वे राशियाँ जिनमें सिर्फ और सिर्फ संख्यात्मक या परिमाण होता है वो कहलाती हैं अदिश राशियाँ, और जिसमें संख्यात्मक या परिमाण के साथ साथ में दिशा का भी बोध होता है वो कैसी राशियाँ कहलाती हैं? सदिश राशियाँ। अदिश राशियों में दूरी, चाल, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, आयतन, विद्युत धारा। सदिश राशियों में वेग, विस्थापन, भार, बल, संवेग। इस तरीके से आप इनको पढ़ सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ तक समझ गए होंगे अगर आपने वीडियो देख रखी है। अब इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में 7 मूल राशियाँ होती हैं। कितनी मूल राशियाँ होती हैं? 7 मूल राशियाँ होती हैं। किसमें? भौतिक विज्ञान में। वो 7 मूल राशियों से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी मूल राशि नहीं है। तो आपको वो याद रखनी है प्रॉपर कि कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो मैंने आपको 7 में बताई थी। सबसे पहले जैसे लंबाई, क्या बताई थी? लंबाई। और लंबाई का जो मात्रक मैंने बताया था वो बताया था मीटर। लंबाई का मात्रक क्या बताया था मैंने? मीटर। इसके बाद में मैंने आपको बताया था द्रव्यमान, फिर बताया था मैंने समय। द्रव्यमान और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। फिर बताया मैंने आपको समय, समय का मात्रक है सेकंड। फिर मैंने आपको तापमान वगैरह के बारे में बताया था। या फिर सबसे पहले विद्युत धारा। किसके बारे में? विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। इसके बाद में मैंने आपको बताया था तापमान। तापमान का मात्रक होता है केल्विन। तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन। उसके बाद में मैंने आपको बताया था पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को अपन किस में मापते हैं? मोल में। किस में मापते हैं? पदार्थ की मात्रा को अपन किस में मापते हैं? मोल में। और उसके बाद में था ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक क्या है? कैंडेला। किसका मात्रक क्या है? कैंडेला। तो ये 7 राशियाँ
मूल राशियाँ हैं फिजिक्स की कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। इसके बाद में फिर अपन ने देखा था कि अपने जो मीटर होता है, मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर लगभग कितने फीट के बराबर होता है? जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और ये लगभग बराबर होता है 3.2 फीट। ठीक है। ऐसे ही अपन ने देखा था किलोग्राम कि 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम, और अपन ये कह सकते हैं कि ये कितने पाउंड के बराबर होता है? तो ये लगभग 2.2 पाउंड के बराबर होता है। ठीक है। इसके बाद में फिर अपन ने मात्रक देखे थे कि किसी को MKS पद्धति में, CGS पद्धति में, FPS पद्धति में किस तरीके से अपन इनको चेंज करते हैं। तो अपन ने वहाँ पर 3 राशियाँ थी, लंबाई, द्रव्यमान और समय। यहीं से बनी MKS। यहाँ से कौन सी पद्धति बनी? MKS पद्धति, फिर CGS पद्धति। तो ये नाम से ही पता चलता है अपने को कि ये किस तरीके से आती हैं। तो जो मात्रक थे अपन ने वहाँ से देखे थे कि किसको किसी में चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं। तो ये अपन ने जो आधारभूत भौतिक विज्ञान जो अपन ने पढ़ा था उसमें था ये। मैंने थोड़ा थोड़ा देखो, सिर्फ मैं आपको ऊपर जैसे अपन कहते हैं ना ओवरव्यू देते हैं, वो आपको दे रहा हूँ। ऐसे तो वीडियो ऐसे तो मैं पूरा अगर करवाऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और अपने को ये वीडियो लंबी इतनी ज़्यादा नहीं करनी। क्या मेरे को पता है टाइम लगना है इसमें, लेकिन थोड़ा इस टाइम को बचाते हुए अपन इसको आगे देखेंगे। हाँ जी, अब बात करते हैं अपन कि ये बल क्या है, कार्य क्या है, दिशा क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में जब अपन चर्चा करते हैं तो फिर अपने सबसे पहले अपन बात करते हैं दूरी और विस्थापन। किसमें? दूरी और विस्थापन। ये आपको पता होना चाहिए कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। तो देखो, दूरी का मतलब है कि तय की गई कुल दूरी, कुल जो आपने मार्ग जब तय किया है, तय किया गया कुल मार्ग क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। और विस्थापन होता है 2 बिंदुओं के बीच में सीधी दूरी। तो 2 बिंदुओं के बीच की जो सीधी दूरी होती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? विस्थापन के नाम से जानते हैं। और अगर 2 बिंदुओं के बीच का अगर कुल मार्ग आ जाए तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं? उसे अपन दूरी के नाम से जानते हैं। जो दूरी जो होती है अपन जानते हैं, दूरी एक कैसी राशि है? दूरी है एक अदिश राशि, और विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि। दूरी का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, और विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है। अब अगर दूरी की अगर अपन बात करें तो हमेशा याद रखना कि जो दूरी जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है, मतलब पॉजिटिव होती है। विस्थापन जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो हमेशा याद रखना दूरी हमेशा क्या होगी? धनात्मक। विस्थापन क्या होगा? ऋणात्मक। ये कैसे होता है ये अपन ने वीडियो में देख लिया। दूरी और विस्थापन में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या होता है कि जो दूरी जो होती है, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होगी। दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी या उसके क्या होगी? बराबर होगी। ये रिलेशन किस किस में आता है? दूरी और विस्थापन में। विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये रिलेशन किस किस में आता है? दूरी तथा विस्थापन में आता है। तो दूरी और विस्थापन आपने देख लिया। अब अपन बात करते हैं अगला नेक्स्ट। देखो, ये आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप क्लास देखें, वीडियो देखें। अब अपन बात करते हैं चाल और वेग। चाल और वेग। अपन जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। और जो वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर। विस्थापन बटे समय। वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। और विस्थापन बटे जो समय होता है ये क्या है? वेग है। और चाल बराबर दूरी बटे समय, ये क्या है? चाल का फॉर्मूला है। यहाँ पर अगर अपन चाल और वेग की बात करें तो इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है?
चाल कहलाती है। मैंने आपको इसको पढ़ना सिखाया था, कैसे पढ़ते हैं। नीचे वाला हमेशा इकाई, तो इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल। इकाई समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। ठीक है। चाल कैसी राशि है? चाल एक अदिश राशि है और ये वेग कैसी राशि है? एक सदिश राशि है, क्योंकि वेग में क्या आती है? दिशा आती है। विस्थापन जो है, विस्थापन में दिशा आती है, इसलिए वेग में भी क्या आएगी? यहाँ पर दिशा आएगी। चाल हमेशा धनात्मक होती है। चाल हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। और यहाँ पर अगर अपन वेग की बात करें तो वेग वही, देखो विस्थापन पर डिपेंड करता है वेग। किस पर डिपेंड करता है? विस्थापन पर। और अपन को पता है विस्थापन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। तो वेग भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। समझ आ रही बातें? चाल बराबर दूरी बटे समय, अदिश राशि धनात्मक। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, विस्थापन फिर नियत समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। वेग कैसी राशि? सदिश राशि है और वेग पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। वही चाल और वेग में भी एक रिलेशन है। जैसे वहाँ पर अपन ने देखा था दूरी, अपने दूरी और विस्थापन में जो रिलेशन देखा था वही यहाँ पर है कि चाल हमेशा वेग के बराबर या उससे बड़ी होगी। चाल हमेशा वेग के बराबर या उससे बड़ी होगी। ये क्या है? चाल। तो यहाँ से अपन ने देख लिया कि चाल और वेग क्या होते हैं, किस तरीके से। चलो आगे अपन बात करते हैं। अगर आपको जल्दी लग रहा है तो आप बिल्कुल वीडियो को छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है इसको देखने की। ये उन्हीं के लिए है जो पहले पढ़ चुके हैं, जिन्होंने 1 से लेकर के 10 तक की वीडियो देखी है, सिर्फ उनके लिए। फिर आता है अपने त्वरण, एक्सेलरेशन। त्वरण ऐसे डिनोट करते हैं इसको। त्वरण अपन किसे कहेंगे? कि वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन और दर मतलब समय। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाता है। और वेग में, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। और हमेशा याद रखना वेग और जो चाल है, वेग और चाल का मात्रक दोनों का सेम होता है, मीटर पर सेकंड। और समय का मात्रक भी क्या है यहाँ पर? सेकंड। और ये बन जाता है मीटर और अपॉन में सेकंड स्क्वायर। और अगर ये ऊपर लेके जाएंगे तो मीटर सेकंड माइनस के 2। अब ये कैसे आया? वीडियो देखना आप, ठीक है? मैंने आपको समझा दिया। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? समय कहलाती है। और यहाँ पर इसका मात्रक होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। वेग में परिवर्तन का मतलब होता है कि प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v। तो अगर आप अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को माइनस कर देते हो तो अंतिम वेग कौन सा? u। प्रारंभिक वेग क्या है? v, सॉरी, अंतिम वेग है v और प्रारंभिक वेग क्या है? u। तो अंतिम वेग में से अगर प्रारंभिक वेग को आप माइनस कर देते हो तो वेग में परिवर्तन हो गया। और नीचे क्या है? समय। और ये किसके बराबर है? a के बराबर। तो a बराबर v माइनस u अपॉन टी। a बराबर v माइनस u अपॉन टी। तो अपन जानते हैं कि त्वरण का ये फॉर्मूला निकल करके आता है। अगर अपन त्वरण की बात करें तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। और त्वरण एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। त्वरण कैसी राशि है? एक सदिश राशि और इसका मात्रक हो जाता है ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको बताया कि यदि v और u, मतलब प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v अगर बराबर हो जाते हैं, प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v अगर बराबर हो जाते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? जीरो। तो a बराबर क्या प्राप्त होगा? जीरो। तो त्वरण क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को? जीरो। तो ये अपन ने वहाँ पर पढ़ा था। अब अपन आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अपन त्वरण के बाद में किसकी? समवेग की। अब बात करते हैं अपन मोमेंटम समवेग। तो P बराबर होता है mv, द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल। द्रव्यमान तथा वस्तु के वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? समवेग कहलाता है। अगर अपन इसकी परिभाषा की बात करें
तो सिंपल सी बात है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल वस्तु के वेग के बराबर, संवेग के बराबर होता है। ये संवेग को दर्शाता है क्या, द्रव्यमान और वेग। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और वेग अगर अपन उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या कहलाता है, संवेग। संवेग एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। संवेग कैसी राशि है, सदिश राशि। अगर आप इसके मात्रक की बात करो तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी, गुणा वेग का होता है मीटर पर सेकंड, तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक संवेग का। मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये छोटा सा है क्या, संवेग। अगर आपको जल्दी लग रहा है तो वीडियो को ना देखें। मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिन्होंने 1 से लेकर के 10 तक के जो पार्ट हैं वो सारे के सारे देख रखें। उनको सिर्फ ये समझ आ सकता है, बाकी तो तुम मज़े करो। हाँ जी, फिर अपन बात करते हैं भार की। भार को अपन डिनोट करते हैं W से। भार और द्रव्यमान। भार एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। भार कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। और भार का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल वस्तु का क्या कहलाता है, भार कहलाता है। तो भार को अपन डिनोट करते हैं W बराबर mg। g होता है यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण। g क्या है यहाँ पर, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, इनके अंतर अपन देखेंगे अभी। भार हो गया। अगर अपन द्रव्यमान की बात करें, इसे डिनोट करते हैं अपन किससे, m से। इसे किसे डिनोट करते हैं अपन, m से। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो ये कैसी राशि है, सबसे पहले अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश राशि। तो किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण को, उस वस्तु या पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। उस वस्तु या पदार्थ का जो परिमाण होगा उसी को अपन उस वस्तु का क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। और किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है वो प्रत्येक स्थान पर नियत बना रहता है। किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो क्या बना रहता है, नियत बना रहता है। इसका मतलब है कि उसे अपन कभी भी बदल नहीं सकते। लेकिन जो भार होता है ये बदलता रहता है। तो इसका क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर कि भार बदलता रहता है लेकिन द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है। क्लियर है। अब अगर अपन में अंतर की बात करें तो देखो, अंतर की अपन बात करते हैं इनमें कि इनमें अंतर क्या है, छोटा मोटा। भार और ये है द्रव्यमान। भार को अपन डिनोट करते हैं W से और इसे अपन डिनोट करते हैं किससे, M से। इसे किससे डिनोट करते हैं अपन, M से। ठीक है, तो ये तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको, ये तो आपको आता ही होगा। भार को अपन W से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को अपन किससे डिनोट करते हैं, M से। भार का मतलब होता है पृथ्वी का आकर्षण बल। भार क्या है कि पृथ्वी का आकर्षण बल क्या है, भार है। और वस्तु या पदार्थ का परिमाण, वस्तु या पदार्थ का परिमाण क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। तो पृथ्वी का आकर्षण बल भार कहलाता है, और जो वस्तु या पदार्थ है उसका परिमाण क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। भार का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, सिंपल सी बात है क्या, केजी। भार कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। और ये कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। ये कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। वस्तु का जो भार होता है वो बदलता रहता है। वस्तु का भार कैसा रहता है, बदलता रहता है, भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता रहता है। तो इसका फॉर्मूला बनता है W बराबर mg। क्योंकि जब गुरुत्वीय त्वरण बदलेगा, देखो द्रव्यमान तो नियत रहता है लेकिन गुरुत्वीय जो त्वरण रहता है ये बदलता रहता है। विषुवत रेखा पर अलग होगा, ध्रुवों पर आप अलग जाओ, ध्रुवों पर जाओगे तो आप अलग होगा। लिफ्ट में आप नीचे से ऊपर जाओगे, ऊपर से नीचे आओगे तो भारहीनता वगैरह वो यहीं से निकलती है। ठीक है। और जो द्रव्यमान होता है
ये कभी बदलता नहीं है, मतलब क्या रहता है, नियत रहता है। अगर अपन भार की अगर बात करें तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो भार है वो बढ़ जाता है? ध्रुवों से ये भूमध्य रेखा है और इससे अगर आप ध्रुवों की ओर जा रहे हो तो जो भार है ये भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाने पर जी का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर जी का मान बढ़ेगा तो डब्ल्यू का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। चलो, अब इसके बाद में फिर अपन ने बात की थी कि जो प्रकाश, जो दूरी जो होती है, लंबी दूरियां जो होती हैं उनको मापने के लिए कोई ना कोई इकाई होती है। तो लंबाई को मापने के जो बड़े बड़े जो मात्रक होते हैं, सबसे पहले अपन ने देखा था खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई क्या होता है कि यह एक लंबाई का मात्रक है। अपन जो पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे लंबाई के मात्रक होंगे। यह एक लंबाई का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी, पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी क्या कहलाती है, खगोलीय इकाई कहलाती है। और एक खगोलीय इकाई, एक जो खगोलीय इकाई होती है वो बराबर होती है 1.4 इंटू 10⁻11 मीटर। ये एक खगोलीय इकाई है। तो पृथ्वी व सूर्य के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, खगोलीय इकाई कहलाती है, औसत दूरी। और एक खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है, 1.4 इंटू 10⁻11 मीटर। इसके बाद में अपन ने देखा था प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि प्रकाश के द्वारा, यह भी एक लंबाई का मात्रक है, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय किया गया मार्ग, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। फिर आता है अपने पारसेक। जो पारसेक होता है ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। सबसे जो ज़्यादा लंबी दूरियां जो होती हैं उसको अपन पारसेक में मापते हैं। जैसे कोई भी दो खगोलीय पिंडों के बीच की जो दूरी जो होती है उसे अपन किस चीज़ से मापते हैं, पारसेक। और इस पारसेक या फिर एक पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर एक पारसेक बराबर। क्या है इनमें, ऐसा कोई खास है नहीं है। आपसे तो सिर्फ और सिर्फ ये पूछेगा प्रकाश वर्ष क्या है, खगोलीय इकाई क्या है, पारसेक क्या है, निम्न में से दूरी का मात्रक नहीं है, तो इस तरीके से आपसे पूछ लेगा। तो आप इन तीनों को याद रखना नॉर्मल तरीके से। तो देखो अभी अपन ने फटाफट 30-35 मिनट में जो पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकंड था उसका रिवीजन कर लिया। अब अपन यहाँ पर आते हैं गति पर। किसकी बात करेंगे अब अपन, गति, मोशन। गति क्या है, कितने प्रकार की होती है, अपन ने कौन कौन सी गतियों के बारे में पढ़ा था। तो पहला और दूसरा पार्ट जो था अपन ने जल्दी से फटाफट से उसको निकाल दिया। अपन बात करेंगे अब किसकी, जो वीडियो का जो पार्ट नंबर 3 था या फिर गति। गति क्या होता है कि जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो वस्तु क्या कहलाती है, गतिशील कहलाती है। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना ही वस्तु क्या है, वस्तु, उसका मतलब क्या है, वस्तु क्या है, गतिशील है। अगर समान समय में समान दूरी तय कर रही है तो एक समान चाल है उसकी, और अगर समान दूरी अलग अलग समय में अगर वो तय कर रही है तो उसकी चाल है अनियमित, ठीक है। और अगर समान समय में समान दूरी तय कर रही है तो उसकी चाल कैसी है, नियत है। वहाँ पर फिर अपन ने देखा था कि वस्तु की स्थिति के दौरान जो निर्देशांक होते हैं उन निर्देशांकों के आधार पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, गति होती है। तो उस आधार पर गति को 3 भागों में अपन बांटते हैं। 3 निर्देशांक, एक्स अक्ष,
वाई अक्ष और एक जेड अक्ष, दो तल हैं एक्स और वाई, और जेड क्या है, तीसरा तल जो अपन कहते हैं हवा में। तो यहाँ पर अपन तीन प्रकार से गति को बांट सकते हैं, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। एक विमीय गति एक अक्ष पर सीधी होती है, एक विमीय गति कहलाती है। द्विविमीय गति एक्स और वाई दो अक्षों पर टेढ़ी मेढ़ी गति होती है, द्विविमीय गति होती है। और त्रिविमीय गति का मतलब है आगे पीछे पीछे आगे जो भी चल रहा है उसके साथ साथ में ऊपर नीचे, मतलब हवा में भी अगर उड़ जाए तो। कोई चींटी है अगर पतले धागे पर चलती है तो एक विमीय गति, कोई चींटी फर्श पर चलती है या कहीं दीवार पर चलती है, टेढ़ी मेढ़ी चलती है, द्विविमीय गति। अगर उसी चींटी के अगर पर निकल जाए तो वो टेढ़ी मेढ़ी भी चलेगी, आगे पीछे भी चलेगी और ऊपर भी उड़ेगी, त्रिविमीय गति। इसके बाद में फिर अपन ने पढ़े थे गति के नियम। किसके बारे में बात की थी अपन ने, गति के नियम के बारे में। गति के जो नियम है आइजैक न्यूटन ने दिए थे। गति के नियम किसने दिए थे, आइजैक न्यूटन ने। कितने नियम थे, 3 नियम। इनमें जो पहला नियम था वो पहला नियम बोलता है कि कोई भी वस्तु हमेशा स्थिर अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, मतलब वह अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे मान के चलो आप खड़े हो और आप अगर खड़े हो और आप में अगर कोई धक्का दे पीछे से, आप में क्या दे कोई पीछे से अगर धक्का दे तो आपका शरीर क्या करेगा, उसका विरोध करेगा, उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। और जो आपका शरीर उसका विरोध करता है उसी को अपन कहते हैं जड़त्व। क्या कहते हैं, जड़त्व। तो जो स्थिति होती है, स्थिति में परिवर्तन का जो विरोध करता है वो कहलाता है जड़त्व। इसी वजह से गति का जो प्रथम नियम है उस गति के प्रथम नियम को अपन जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, किसका नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम। पहला नियम क्या है, जड़त्व का नियम कहलाता है कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, अर्थात जिस अवस्था में है उसी में बना रहना चाहती है। अब यहाँ पर अपन ने जो जड़त्व है उसको मुख्य रूप से 3 रूप से अपन ने यहाँ पर देखा था। जैसे अपन ने पहला देखा था गतिशीलता का जड़त्व। गतिशीलता का जड़त्व का मतलब है कि कोई बस अगर तेजी से चल रही है और उस चलती हुई तेजी से बस में गतिशील है वो, अगर उसमें अचानक से अगर ब्रेक लग जाए तो व्यक्ति जो उसमें बैठा होता है वो कहाँ पर गिरता है, आगे की ओर गिरता है। मतलब वस्तु क्या है, व्यक्ति क्या है, उसमें गतिशील है। लेकिन बस क्या हुई, अचानक से रुक गई, लेकिन हमारा जो ऊपर का जो भाग है वो अभी भी क्या कर रहा है, गति कर रहा है। इसलिए यात्री जो होता है थोड़ा सा आगे की ओर होता है, आगे की ओर झुकता है। जैसे गाड़ियों में जो अपन सीट बेल्ट लगाते हैं, गाड़ियों में जो व्यक्ति जो सीट बेल्ट लगाते हैं उसका कारण यही है कि अगर गाड़ी अचानक किसी से एक्सीडेंट हो या गाड़ी में अगर ब्रेक लगाए तो उसके अंदर जो भी सवारी बैठी है वो गाड़ी से बाहर ना निकल के आए, ड्राइवर जो होता है वो बाहर ना आए। इस वजह से सीट बेल्ट लगाई जाती है, क्योंकि जैसे ही गाड़ी में आप ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी तो जो है अचानक से रुक जाएगी। गाड़ी क्या हो जाएगी, अचानक से रुक जाएगी। लेकिन होगा क्या कि जो व्यक्ति का जो शरीर है वो उसको स्थिर अवस्था में आने के लिए क्या लगता है, टाइम लगता है। ठीक है, तो ये होता है गतिशीलता का जड़त्व। और दूसरा अगर अपन बात करें कि जैसे कोई गेंद है, गेंदबाज जब उस गेंद को फेंकता है तो गेंदबाज जब गेंद को फेंकता है तो कुछ दूरी पर जैसे भागता हुआ आता है और भागता हुआ आता है तब वो गेंद फेंकने के बाद में कुछ दूरी तक वो आगे जाता है, क्योंकि जब वो गेंद को फेंक देता है उसके बाद में भी उसका शरीर क्या बना रहता है, गतिशील बना रहता है। इस वजह से ये होता है अपने गतिशीलता का जड़त्व। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ा था विराम अवस्था का जड़त्व। किसका जड़त्व, विराम अवस्था का, जस्ट उसका उल्टा है। गतिशीलता के में गतिशील है कोई वस्तु, रुक रही है, जड़त्व में स्थिर है, गति कर रही है। तो उसमें जैसे कि घोड़े पर कोई व्यक्ति बैठा है और घोड़ा जो है अचानक दौड़ने लगता है, और जैसे ही घोड़े पर बैठा हुआ व्यक्ति, जब घोड़ा जब दौड़ता है तो उसमें बैठा हुआ व्यक्ति क्या होता है, पीछे की ओर झुकता है, क्योंकि घोड़ा आगे की ओर चला और व्यक्ति अभी भी कैसी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, तो किधर झुकेगा, पीछे की ओर। ठीक है, इसके बाद में एक एग्जाम्पल ये हो गया गति का, जो प्रथम नियम के ऊपर ही चल रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल आते हैं जो तीनों के तीनों हैं, यूपीपीसीएस में आया हुआ है, आईएएस में आया हुआ है यहाँ से क्वेश्चन। तो ये आप इस चीज़ की दिक्कत मत करना कि क्या कर रहे हैं अपन, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपन, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप सुनते चलो बस। इसके बाद में जैसे कोई कंबल होता है और कंबल को जब अपन साफ़ करते हैं तो इस तरीके से ऐसे फटकारते हैं। तो फटकारने से होता क्या है कि जब अपन उसको इस तरीके से फटकारते हैं तो कंबल तो गति कर जाता है, लेकिन उस कंबल में जो धूल के कण जो होते हैं, वो कंबल में जो धूल के कण होते हैं वो गति नहीं करते, जिस वजह से वो अपनी
स्थिर अवस्था में बना रहना चाहते हैं। इस वजह से वो धूल के कणों से अलग हो जाते हैं। गीले कपड़े को ऐसे अपन फटकारते हैं तो गीले कपड़े से पानी की बूंदों का बाहर निकलना, वो भी गति का प्रथम नियम है, स्थिरता का जड़त्व। ठीक है। इसके बाद में कि जब कोई गेंद होती है, हाँ, जैसे जब कोई गेंद जब कोई गोली होती है, गोली बंदूक की जब गोली होती है तो तेज गति से जाती है तो शीशों को ना ऐसे उसी जगह से क्रैक करके निकल जाती है। लेकिन आप उसकी जगह कोई पत्थर फेंको, पत्थर क्या होगा, पूरे शीशे को तोड़ देगा। तो ये भी गति का प्रथम नियम है। इसके बाद में फिर अपन ने देखा था तीसरा, दिशा का जड़त्व। किसका जड़त्व? दिशा का। पहला हो गया अपने गतिशीलता का जड़त्व, दूसरा विरामावस्था का जड़त्व और तीसरा कौन सा है? दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व का मतलब है कि कोई तेजी से कोई वाहन चल रहा है, तेजी से कोई क्या चल रहा है? वाहन चल रहा है, और वो अचानक किसी मोड़ पे अगर मुड़ जाए तो उसमें जो व्यक्ति उस साधन के अंदर या वाहन के अंदर जो व्यक्ति बैठे हैं तो वो उसके मुड़ने की विपरीत दिशा में से झुक जाते हैं। जैसे मान के चलो ये कोई बस है और ये सीधी जा रही है, इसने जैसे ही अचानक मुड़ा, बस जैसे ही अचानक मुड़ी, लेकिन इसमें जो बैठे हुए सवारी जो है वो भी अभी सीधी चलना प्रारंभ कर रही है। जैसे ये मुड़ेगा तो वो सवारी उधर की ओर झुकेंगी। तो ये क्या है? दिशा का जड़त्व, विपरीत दिशा में मुड़ जाती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब अगर जड़त्व की अपन बात करें, थोड़ा सा जड़त्व की अगर अपन बात करें तो जड़त्व जो होता है ना, ये द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। किसी व्यक्ति का द्रव्यमान या किसी वस्तु या पदार्थ का द्रव्यमान जितना अधिक होगा ना, उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। समझ रहे हो? जितना अधिक जड़त्व होगा उतना ही अधिक उसका क्या होगा? द्रव्यमान होगा। मतलब अगर किसी व्यक्ति का अगर द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसका जड़त्व क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसे मान के चलो एक 20 किलो का बच्चा है और एक पास में उसके 70 किलो का कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। 20 किलो का बच्चा अगर 70 केजी वाले व्यक्ति में धक्का मारेगा तो वो 70 किलो का थोड़ा सा हिलेगा, लेकिन अगर 70 किलो वाला 20 किलो के बच्चे में अगर ऐसे धक्का मारेगा तो वो गिर जाएगा। मतलब 20 किलो वाले बच्चे का द्रव्यमान कम था तभी तो जड़त्व कम था, और 70 केजी वाले का द्रव्यमान ज़्यादा था तभी तो जड़त्व कैसा था? ज़्यादा था। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप थोड़ा सा याद रखना। फिर अपन ने देखा था गति का दूसरा नियम। फिर अपन ने किसकी बात की थी? गति के दूसरे नियम की। ये जो गति का जो दूसरा नियम है, ये बल को एक गणितीय रूप में परिभाषित करता है। बल को किस रूप में परिभाषित करता है? गणितीय रूप में। ठीक है। अब गणितीय रूप में किस तरीके से परिभाषित करता है, तो यहाँ पर होता क्या है कि जो गति का जो दूसरा नियम है ये संवेग परिवर्तन पर आधारित होता है। संवेग संरक्षण पर। किस पर? संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। तो गति के दूसरे नियम के अनुसार होता क्या है कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? आरोपित बल के बराबर होती है। तो देखो, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। P मोमेंटम, संवेग। तो संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर है? यहाँ पर बल के बराबर है। और अपन जानते हैं कि P बराबर क्या होता है? mv होता है। P बराबर क्या होता है? mv होता है। तो F बराबर d m गुणा v अपॉन dt। अब देखो यहाँ पर m तो कभी बदलता नहीं है, और अगर m कभी भी बदलता नहीं है तो m आ जाएगा इस डिफरेंशियल से बाहर आ जाएगा, तो m dv अपॉन dt। तो F बराबर, अब देखो जैसे अपन ने इसको पढ़ा था संवेग में, P का मतलब संवेग, नीचे परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? बल कहलाता है। ऐसे ही वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। और त्वरण मतलब A, मतलब A बराबर dv अपॉन dt। ये अब है ना, ये मत बोलना सर कैसे आया कैसे नहीं आया। तो जो बल का जो सेकंड जो नियम है वो गति का जो सेकंड नियम है उसने इस बल को किस रूप में परिभाषित कर दिया? गणितीय रूप में परिभाषित कर दिया। अब आपने सुना होगा समानुपाती करना, व्युत्क्रमानुपाती करना। अब इसके एग्जाम्पल क्या है वो सुनना।
आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना। आप F बराबर डी एम वी अपॉन डी टी। क्या आप द्रव्यमान को बदल सकते हो? क्या आप नहीं बदल सकते ना कभी भी। अगर कोई वस्तु मेरे पास आ रही है तो उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। अगर कोई वस्तु ऊपर से आ रही है तो ऐसे कैसे हवा में आप जादू करके उसके वेग को बदल सकते हो? क्या नहीं बदल सकते। हाँ, आपके पास है कि अगर कोई वस्तु आ रही है तो उसके आप टाइम को बदल सकते हो। किसको बदल सकते हो? टाइम को। इसका मतलब है कि जो नीचे जो डी टी है ये है टाइम। अगर ये टाइम अगर ज़्यादा हो जाएगा ना तो ये जो लगने वाला बल है ये अपने आप ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर ये टाइम अगर कम हो गया तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो यही चीज़ है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल क्या है कि सुनना आप इसके एग्जाम्पल कि जैसे कोई फील्डर है और जब कोई फील्डर गेंद को जब पकड़ता है, जब कोई फील्डर किसको पकड़ता है? गेंद को जब पकड़ता है तो जैसे गेंद आ रही है तो जब गेंद को पकड़ता है तो अपने हाथों को थोड़ा सा पीछे की ओर लेके जाता है। पता है आपको? थोड़ा सा किधर लेके जाता है? पीछे की ओर। और जब थोड़ा सा पीछे की ओर लेके जाने का मतलब क्या है कि जैसे मान के चलो एक व्यक्ति उस गेंद को यहाँ पर पकड़ लेता है। मैं गेंद आ रही है, मैंने ऐसे हाथ कर लिए और आके इनमें रुक गई गेंद। मेरे हाथों में बल ज़्यादा लगेगा, बॉल के द्वारा चोट ज़्यादा लगेगी। लेकिन जैसे मैंने बॉल को पकड़ा और हाथ को मैं जैसे पीछे लेके गया तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो गैप है, इस गैप में टाइम क्या हो गया? बढ़ गया। और जैसे ही टाइम बढ़ेगा, जैसे ही टाइम बढ़ेगा, बताओ बल का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो टाइम को बढ़ा दो, बल अपने आप क्या हो जाए? कम हो जाएगा। इस वजह से जो फील्डर जो होता है जब बॉल को जब पकड़ता है, विकेट कीपर जब बॉल को पकड़ता है तो गति के दूसरे नियम की पालना करता है। किसकी पालना करता है? गति के दूसरे नियम की पालना करता है, क्योंकि जब वो अपने हाथों को पीछे लेके जाएगा तो उसमें टाइम बढ़ जाएगा। और जैसे ही टाइम बढ़ेगा, जैसे ही टाइम बढ़ेगा बल क्या लगेगा? कम लगेगा। चलो क्रिकेट का ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर टाइम अगर कम लगे तो बल कैसा लगेगा? ज़्यादा लगेगा। आप सुनो, जैसे जैसे बॉलर ने गेंद फेंक दिया, अब बल्लेबाज खड़ा है यहाँ पर। बल्लेबाज क्या है? खड़ा हुआ। बल्लेबाज ने ऐसे बैट पकड़ रखा है, बॉल आ रही है, बैट में लगी, वहीं गिर गई। लेकिन बल्लेबाज क्या करता है? पहले बैट को पीछे लेके जाता है। उस बल्लेबाज की माध्य अवस्था थी ये वाली, बॉल को आना था यहाँ तक, लेकिन वो पहले बैट को पीछे लेके जाता है और फिर देता है आगे से। तो जब ये बैट आगे जाकर उसमें पड़ता है, मतलब वो बॉल जब माध्य अवस्था तक आती तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता, लेकिन उसने टाइम को क्या कर दिया? बल्ले को आगे ले जा करके टाइम को कम कर दिया। और जैसे उसने टाइम को कम किया, उसने टाइम को जैसे कम किया तो उस बॉल पर लगने वाला जो फोर्स है वो पहले की तुलना में क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। इस वजह से बॉल दूर तक जाती है। और एग्जांपल देख लो, जैसे कोई बच्चा या फिर आप हो, आप एक तो फर्श पर कूदना, पक्की फर्श पर, और एक आप किसी गद्दे पर कूदना, तो आपको चोट किस पे लगेगी? पक्की फर्श पर। क्यों? क्योंकि जब आप फर्श पर कूदोगे तो आपके पैरों को चोट लगेगी। लेकिन जब आप गद्दे पर जब कूदोगे तो गद्दा जो होता है, जैसे इतना मोटा गद्दा है, तो जब आप इस पर कूदोगे तो जो गद्दा है वो दब जाता है। मतलब इसका मतलब अगर इतना भी दब गया ये, तो जो पहले जो व्यक्ति यहाँ रुक रहा था, अब उसके लिए ये जो टाइम है वो ज़्यादा हो गया, और टाइम ज़्यादा हो गया तो उस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसके बाद में हाँ, स्कूलों का एग्जांपल देख लो। जैसे कई बार जैसे आप लोग जैसे डंडा खाए होंगे, हम भी डंडा खाए थे स्कूलों में। तो जब टीचर जब डंडा मारता था तो ऐसे डंडा मारता था, तो ऐसे थोड़ी खाते थे अपन, नहीं ना, अपन तो होशियार थे ना थोड़े से। जैसे डंडा मारता अपन हाथ को नीचे लेके जाते। क्यों? क्योंकि जो डंडा मारता है जब हाथ को नीचे लेके जाएंगे तो जो टाइम है वो टाइम बढ़ेगा, बल क्या हो जाएगा? कम लगेगा। कोई बॉक्सर है, आप लड़ाई कर रहे हो, आप लड़ाई कर रहे हो और आप में कोई घूसा मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है, तो थोड़ी ना आजा मार ले, तो आप क्या करोगे? जैसे वो थप्पड़ मार रहा था, अपने ऐसे गाल को पीछे की ओर लेके जाओगे, उससे क्या है? बल कम लगेगा। तो ये सारे के सारे नियम किसके हैं? गति के दूसरे समीकरण के। एग्जाम्पल हो गए गति के दूसरे समीकरण के। अब अगर अपन बात करें इसकी गति के दूसरे समीकरण की, तो ये एग्जाम्पल देख ही लिया अपन ने, ठीक है। तो संवेग संरक्षण पर ये जो है ये बल को गणितीय रूप में क्या करता है? ये परिभाषित करता है। कौन सा नियम? दूसरा नियम।
ठीक है। बल को कौन से रूप में परिभाषित करता है? गणितीय रूप में परिभाषित करता है। कौन सा नियम? दूसरा नियम। अब अपन बात करते हैं गति के तीसरे नियम की। किसकी बात करते हैं? गति के तीसरे नियम की। तो जो गति का जो तीसरा नियम है ये क्रिया प्रतिक्रिया पर डिपेंड करता है। क्रिया प्रतिक्रिया पर, कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। अतः इसे अपन क्या नाम देते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी अपन इसे कहते हैं। और जो गति का जो तीसरा नियम है ये संवेग संरक्षण पर अपन कहते हैं आधारित होता है। गति का जो तीसरा नियम है किस पर आधारित है? संवेग संरक्षण पर। कहने का मतलब यह है कि घटना से पहले का जो संवेग होता है और जो घटना के जो बाद का जो संवेग होता है वो कभी भी बदलता नहीं है। वो संवेग जो होता है वो क्या रहता है? नियत बना रहता है। तो घटना से पहले का संवेग और घटना के बाद का संवेग क्या रहता है? नियत रहता है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक समझ में ये आ गया होगा कि तीसरा जो नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है और संवेग संरक्षण पर क्या होता है? ये आधारित होता है। संवेग संरक्षण पर क्या होता है? ये आधारित होता है। अब अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करो तो जैसे कोई रॉकेट है, रॉकेट का ऊपर जाना। अब रॉकेट में से क्या है? आग नीचे निकलती है। तो जब आग को जब नीचे निकालता तभी तो ऊपर जाता है। तो क्रिया किधर हो रही है? ऊपर की ओर। प्रतिक्रिया किधर हो रही है? नीचे की ओर। तो आप एग्जाम्पल देखो, ध्यान से समझना है इनको। एग्जाम में ये एग्जाम्पल ही पूछते हैं फिजिक्स में। जब तक आपको एग्जाम्पल नहीं पता फिजिक्स के तब तक आप फिजिक्स को नहीं पढ़ सकते। आप क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। रॉकेट का ऊपर जाना। दूसरा कि जब बंदूक से जब अपन गोली चलाते हैं तो उस बंदूक, या तो जैसे बंदूक है ये, तो अपन इस हाथ को यहाँ से पकड़ लेते हैं क्योंकि जब झटका लगता है तो अपना निशाना चूके नहीं, या फिर कंधे पे लगाते हैं, बड़ी वाली बंदूक होती है, झटका लगता है ना। तो क्रिया हो रही है आगे की ओर, प्रतिक्रिया हो रही है पीछे की ओर। तो बंदूक से गोली चलाना। किनारे पर कोई नाव अगर खड़ी हुई है और अगर आप उस नाव से अगर किनारे पर अगर आप कूदते हो तो जब कूदोगे तो नाव किधर हटेगी? पीछे की ओर। और आप किधर जाओगे? आगे की ओर। तो क्रिया प्रतिक्रिया हो गई। अपना चलना ही देख लो ना। आप जब ज़मीन पर चलते हो तो आप ज़मीन पर एक बल लगाते हो और वो बल किधर लगाते हो? पीछे की ओर। जब आप बल पीछे की ओर लगाते हो तो आप गति किधर करते हो? आगे की ओर। तो ये कौन सा हो गया? क्रिया प्रतिक्रिया। और अगर एग्जाम्पल की बात करो, देखो मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँगा और जिन्होंने अगर पहले पढ़ रखा है उनको लग रहा होगा क्या है धीरे धीरे बोल रहा है, जल्दी जल्दी फटाफट से सुनो दे। मैं सिर्फ आपको सुना रहा हूँ। आज सुनने का काम करो आप बस। न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा मैं, बस सुना रहा हूँ आपको। न्यूमेरिकल आप कर लेना, मैंने आपको वीडियो में करवा रखे हैं। नहीं वीडियो तो है ना जैसे 5 घंटे की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 10 साढ़े 10 घंटे की चीज़ को आप 2 घंटे में करवा पाओगे तो वो तो इस तरीके से संभव है। अगर गुब्बारे में अगर हवा भर देते हो आप तो गुब्बारा तब तक हवा में रहेगा जब तक कि उसकी हवा क्या नहीं हो जाएगी? समाप्त नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो ये है गति का तीसरा नियम। और क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा याद रखना कि अलग अलग वस्तुओं पर लगती है, कि क्रिया व प्रतिक्रिया हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर लगती हैं। और ये जो गति का जो तीसरा नियम है वो किस पर डिपेंड करता है? संवेग संरक्षण पर आधारित होता है, ठीक है। कि वस्तु से पहले का संवेग और वस्तु के बाद का संवेग क्या होता है? इसमें नियत होता है। मैंने आपको इसके 3-4 एग्जाम्पल करवाए थे, तो आप वो एग्जाम्पल करना, वीडियो देखना। अब वो गति के नियम हो गए। फिर अपन बात करते हैं गति के समीकरण। एक बार पानी पी लेता हूँ मैं, है ना। अब गांव में यही बोतल है, सोचना मत, स्प्राइट। इसी बोतल से पानी पीना होता है। और तो कौन सी, अरे बढ़िया, अपने को तो काम चलाना है, आपको वीडियो देखनी है, मेरे को पढ़ाना है, यूट्यूब को जो अपने वीडियो वगैरह हैं वो अच्छे से डालनी है मेरे को, ठीक है। तो आगे अपन देखते हैं। चलो गति के समीकरण की बात करते हैं। ये जो गति का जो समीकरण है ना, गति के समीकरण है 3। कितने समीकरण है? 3। जब मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कोई भी वस्तु जब होती है ना तो उसका एक प्रारंभिक वेग होता है जिसे अपन u कहते हैं, उसका एक अंतिम वेग होता है जिसे अपन v कहते हैं,
प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक जाने के लिए कुछ समय लगता है जिसे अपन टी कहते हैं। फिर समय लगता है तो उसमें कोई ना कोई अगर दूरी है तो विस्थापन भी होना है, और अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं? त्वरण के नाम से जानते हैं। तो अपन ने 5 राशियों के बारे में वहाँ पर देखा था। कितनी राशियों के बारे में? 5 राशियों के बारे में। U, V, T, S, A। U मतलब प्रारंभिक वेग, V मतलब अंतिम वेग, T मतलब समय, S मतलब विस्थापन और A मतलब त्वरण। इन 5 राशियों के आधार पर अपन ने गति के 3 समीकरण बनाए थे। वही 3 समीकरण आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जिसने गति के वो 3 समीकरण देख लिए अच्छे से, उनको याद हो गए। न्यूमेरिकल करना सिंपल है। मैंने आपको गति के समीकरण पर न्यूमेरिकल की क्लास ली थी एक, और मैंने आपको बोला था कि इतना सिंपल है कि आपको जो दे रखा है ना और जो पूछा है वो गति के समीकरण में देख लो कि किस किस में दे रखे हैं और कौन सा पूछा है, और जो नहीं दे रखा उसको आपको लेना ही नहीं है। ठीक है। तो पहला जो समीकरण था वो था v बराबर u प्लस ए टी। कौन सा था? v बराबर u प्लस ए टी। कौन सा था? दोबारा बोलो देखो। v बराबर u प्लस ए टी। कौन सा? v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी। अगर गति के अपन दूसरे समीकरण की बात करते हैं तो s बराबर कौन? s बराबर यू टी प्लस हाफ मतलब आधा, 1/2 ए टी स्क्वायर। पहला कौन सा था? v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा कौन सा था? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा था v स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। 3 समीकरण। v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा हो जाएगा अपने s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर? 3 समीकरण थे। फिर अपन ने जो नियम बताए थे वो थे कि अगर आप न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करते हो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको कुछ छोटे छोटे नियमों का याद रखना पड़ेगा। जैसे आप किसी वस्तु को अगर ऊपर से गिरा रहे हो, मैं इस मार्कर को अगर ऊपर से गिराऊं तो बताओ अभी इसका कोई वेग है क्या? नहीं है ना। तो प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0। मतलब u बराबर क्या होगा? 0। तो आपको देना नहीं है कि क्वेश्चन में लिख के देगा प्रारंभिक वेग 0 है। आपको पता करना है कि अगर कोई वस्तु अगर मुक्त रूप से गिराई जाती है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0। मतलब आपको u बराबर क्या लेना है? 0 लेना है। अब यहाँ पर हमेशा याद रखना कि यदि कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर या नीचे की ओर गति करती है, अगर कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर या नीचे की ओर अगर गति करती है तो क्या होगा कि उसमें गुरुत्वीय त्वरण आएगा। क्या आएगा? गुरुत्वीय त्वरण आएगा, क्योंकि जो त्वरण होता है ए वो पृथ्वी के अधीन हो रहा है, गुरुत्व के अधीन हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के, इसलिए ए बराबर हो जाता है जी। और ए बराबर अगर जी हो जाता है तो जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ पर ए आएगा वहाँ पर आप क्या रखोगे? जी, और जी का मान क्या रखोगे? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में अगर दे दे कि जी का मान आपको 10 लेना है तो आप 10 ले लेना, नहीं दे तो आपको 9.8 लेना है। इसके बाद में यदि कोई वस्तु अगर ऊपर की ओर गति करे तो आपको जो जी लेना है वो लेना है नेगेटिव। अगर कोई वस्तु कहाँ पर गति कर रही है? ऊपर की ओर, कि कोई रॉकेट ऊपर जाता है तो जी का मान क्या लेना है? नेगेटिव। कोई पत्थर नीचे आता है, कोई वस्तु नीचे आती है तो जी का मान आपको क्या लेना है? पॉजिटिव, धनात्मक। मेरे हिसाब से आपको समझ आए। जो व्यक्ति ऊपर जाता है वो, जैसे अपन कहते हैं ना, अगर आप झुक के चलोगे, एक देखो सुनना, कि अपन जब ऊंचाई पर जाते हैं ना तो हमेशा झुककर चलते हो आप लोग, और जब आप नीचे आते हो तो हमेशा सीधा होकर चलते हो, अकड़ के चलते हो। इसका एक सीधा सा एग्जांपल क्या है कि अगर आप पहाड़ी पर चढ़ रहे हो, किस पर? पहाड़ी पर। जब आप पहाड़ी पर चढ़ते हो ना तो आप ऐसे झुक झुक के ऐसे बहुत मेहनत लगती है, और जब आप झुक के चलते हो ना तब जाके आप पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हो। लेकिन अब जब आप पहाड़ी पर पहुंच गए और अब पहाड़ी से नीचे उतरना चालू करते हो ना तो ऐसे आप सीधा होकर के चलते हो। तो इससे एक बात तो ये समझ में आती है कि अगर आपको ऊंचाइयों को छूना है
तो हमेशा झुक के चलो। और अगर आपको गिरना है, दूसरों की ऐसे कहते हैं ना कि कभी सक्सेस ही नहीं प्राप्त होगी, लोग आपको बहुत कहेंगे कि तू कुछ नहीं है, लीचड़ है, तेरे को कुछ नहीं आता, तू नहीं कर सकता, होते ना बहुत कहने वाले, चपरासी भी नहीं बन सकता है, तो क्या करेगा। अरे देखो, सीधी सी बात तो मैं ये कहूँ आपको कि देखो, दूसरों में दोष निकालना बंद करो। सामने वाला क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, वो तो उसको पता है ना। हो सकता है उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा हो, है। आपके दिमाग में तो आईएएस बनने की चल रही हो, उसके तो नेता बनने की चल रही होगी, तो उसके तो प्रधानमंत्री बनने की, आपके जैसे आगे पीछे घूमते हैं उनके। एक गांव का जब सरपंच हो जाता है ना, नेतागिरी में सरपंच बन जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है ना। एमएलए, एमपी वगैरह पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं, प्रधान वगैरह ये होते हैं ना। तो एसडीएम, आरएस, तो आईएएस उनके आगे पीछे घूमते हैं। तो दिमाग किसी का कहाँ चल रहा है, किसी का कहाँ चल रहा है, तो आप ये मत सोचो कि ये क्या करेगा, अरे अपने को क्या करना है। हाँ, अपन देखो, आप वो काम करो जिसमें आप खुश हो। मैं खुश हूँ टीचिंग करवाते हुए, मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, मैं खुश हूँ, ठीक है। तो याद रखना, अगर आप ऊंचाई पे जा रहे हो तो जी का मान क्या होगा, अगर आप ऊपर जा रहे हो तो जी का मान माइनस में, और नीचे आ रहे हो तो जी का मान प्लस में, ठीक है। याद रखना ये चीज़। इसके बाद में जब आप वस्तु को जब ऊर्ध्वाधर जब ऊपर फेंकते हो, आपने वस्तु ऊपर फेंक दी, और वस्तु ऊपर फेंकने के बाद में जब वो नीचे आना प्रारंभ होता है, जैसे मैंने इसको फेंक दिया, यहाँ तक गया, और यहाँ जाने के बाद में जैसे ही नीचे आना प्रारंभ हुआ, तो बताओ जहाँ से ये वस्तु नीचे आना प्रारंभ होगी, इस जगह पर इसका अंतिम वेग जो v होता है वो क्या होगा, 0। जब इसका वेग 0 हो जाएगा तभी तो नीचे आएगा ना ये। तो समझ में आ गया होगा, वेग क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। फिर मैंने आपको 2-3 नोट और लिखवाए थे कि जो RS IAS में, UPPCS PCS में आए वो क्वेश्चन है कि अगर कोई वस्तु है, कोई भी 3 अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं, ठीक है, या समान भार की 3 वस्तुएं, जैसे कोई मोम की है समान द्रव्यमान की, कोई लोहे की है, कोई लकड़ी की है, अगर उनको आप ऊपर से नीचे गिराते हो तो बताओ पृथ्वी पर कैसे आएंगे, समान समय में। तो समान समय में कब आएंगे, जब उनके ऊपर जो वायु का जो प्रतिरोध होता है वो नगण्य हो, मतलब आदर्श परिस्थितियों में तीनों वस्तुएं एक साथ करेंगी। लेकिन अगर आप वायु की उपस्थिति में किसी वस्तु को आप जब नीचे डालते हो तो जो भारी वस्तु होगी वही पहले आकर के गिरेगी। तो अनुपस्थिति में, अगर वायु अनुपस्थित है तो सभी समान समय पर आएंगी, और अगर वायु अगर उपस्थित है तो जो भारी वस्तु जो होगी वो पहले पहुंचेगी, ठीक है। अगर आपको बोल दे कि कोई कार चलना प्रारंभ करती है तो बताओ उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल करवाए थे, आपको याद हो तो थोड़ा सा। तो गति के समीकरण और उनसे बनने वाले एग्जाम्पल, हाँ उसकी एक वीडियो थी, और वो वीडियो कौन सी थी, 5वें-6वें नंबर की तो होगी ना, तो आप देख लेना, एग्जाम्पल भी समझ आ जाएंगे कैसे कैसे करवाए थे मैंने, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं। गतियों के प्रकार, किसकी बात करते हैं, गतियों के प्रकार। गतियों के प्रकार में सबसे पहले मैंने आपको गति बताई थी सरल रेखीय गति, कि अगर कोई गति सरल रेखा में हो रही है, जिसमें समय के साथ में अगर उसकी दिशा परिवर्तित नहीं होती, दिशा एक ही है, तो कैसी रेखा है वो, कैसी गति है वो, सरल रेखीय गति। अपन गति के प्रकार पढ़ रहे हैं, 4थे नंबर की वीडियो, 6वें नंबर की वीडियो है वे मैं जो बता रहा हूँ, कौन सा नंबर की है, 6वें नंबर की। देखो कितना जल्दी अपन कर लेते हैं रिवीजन, है ना। तो समय के साथ में अगर किसी वस्तु की अगर दिशा में अगर परिवर्तन ना हो तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं, रेखीय सरल रेखीय गति के नाम से जानते हैं। ये जो गति होती है वो एक विमीय गति है, एक दिशा में हो रही है, एक विमीय गति है, ठीक है। अब होता क्या है कि यदि ऐसी गति जो रेखीय गति जो होती है ना, सरल रेखीय गति, इसमें चाल नियत हो तो वस्तु का वेग भी नियत बना रहता है। चाल नियत है तो वस्तु का वेग भी क्या बना रहेगा, नियत। सिंपल सी बात है, इनमें कोई ज़्यादा समझाने की बात नहीं है, एग्जाम में नहीं आना ये,
हाँ, नहीं आना ना बिल्कुल ही, ऐसा आना भी नहीं है। हाँ, क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक पतले धागे पर चींटी का चलना कौन सी गति है? सरल रेखीय गति। सीधी सड़क पर किसी व्यक्ति का चलना, सरल रेखीय गति। ठीक है। फिर मैंने आपको ग्राफ बताए थे, वो ग्राफ आप देख लेना उसमें नोट्स में। फिर मैंने आपको यादृच्छिक गति के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? यादृच्छिक, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। यादृच्छिक गति, रैंडम मोशन का मतलब ये होता है कि कोई भी जो वस्तु होती है, कोई भी कण वस्तु, एक अपन कह सकते हैं कि यादृच्छिक गति करे, रैंडम ही गति करे, मुक्त अवस्था में गति करे, कभी इधर कभी उधर, तो इसे अपन किस नाम से जानते हैं? यादृच्छिक गति के नाम से जानते हैं। और ये जो यादृच्छिक जो गति होती है ना, ये द्विविमीय गति होती है। जैसे मान के चलो एक बच्चा है और आप बच्चे को छोड़ देते हो, अरे सिंपल सी बात, जैसे आप हो ना, आपको मैं बोलूँ कि चलो सीधा चलना है, आप सीधा चलोगे। लेकिन अगर मैं एक दूसरे व्यक्ति को जो दारूबाज है उसको दारू पिला के छोड़ दूँ कि चलो सीधा चलो, फिर वो करेगा कैसी गति? यादृच्छिक गति, कभी इधर आगे पीछे, और ऐसी गति क्या कहलाती है? द्विविमीय गति कहलाती है। और अगर यही यादृच्छिक गति अगर 3 तलों में हो रही है तो इसे अपन किस नाम से जानेंगे? त्रिविमीय गति के नाम से जानते हैं। ऐसी गतियों में क्या होगा कि जो चाल है वो चाल नियत हो सकती है, चाल नियत हो सकती है, लेकिन उसका वेग कभी भी नियत नहीं होगा, क्योंकि जो वेग होता है ना, वेग में क्या आती है? दिशा। और अगर यादृच्छिक गति है ना, तो यादृच्छिक गति में दिशा नियत नहीं होती। दोबारा समझे मैं जो बोल रहा हूँ। देखो, चाल में सिर्फ चाल आती है कि 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से कोई साधन चल रहा है। ठीक है, चाल हो गई। कैसे चल रहा है? नहीं पता। ठीक है, किधर जा रहा है? नहीं पता। मैंने बोला कि 40 किलोमीटर प्रति आवर के वेग से कोई साधन पश्चिम की ओर चल रहा है, तो यह है वेग। तो यादृच्छिक गतियों में चाल तो नियत हो सकती है, समान चाल हो सकती है। 40 किलोमीटर, जैसे कोई दारूबाज है, दौड़ लगा रहा है, समान चाल से भाग रहा है ना, क्या उसकी दिशा नियत है? क्या नहीं है ना, कभी इधर कभी उधर, तो दिशा नियत नहीं है, तो उसका वेग भी नियत नहीं है ना। ठीक है, तो नियत, वेग नियत कभी नहीं होगा, चाल नियत हो सकता है। फिर इसका मैंने आपको एक ग्राफ बताया था, वो ग्राफ एक एग्जाम्पल के थ्रू। फिर मैंने आपको बताया था आवर्त गति। आवर्त गति का मतलब है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में उसी स्थान पर अपनी गति को दोहराए, कि जैसे आवर्त का मतलब है कि बार बार आ रहा है। अरे यार, तो बार बार क्यों आ रहा है? मतलब चला जाता है फिर आ जाता है 10 मिनट बाद में, फिर चला जाता है 10 मिनट बाद में फिर आ जाता है, पर क्यों बार बार आ रहा है? तो कोई भी वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को दोहराती है, क्या कहलाती है? आवर्त गति कहलाती है। जैसे घड़ी की सुइयों की गति आवर्त गति कहलाती है। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह हैं उनकी गति कैसी गति कहलाती है? आवर्त गति। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। अब आवर्त गति के बाद में अपन ने नेक्स्ट जो गति के बारे में पढ़ा था वो थी सरल आवर्त गति। कौन सी वाली? सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति में एक माध्य अवस्था होती है। इस माध्य अवस्था के इर्द गिर्द गति करना ही कैसी गति कहलाती है? सरल आवर्त गति कहलाती है। जैसे पेंडुलम की गति। किसकी गति? पेंडुलम की गति। किसका एग्जाम्पल है? सरल आवर्त गति। यू आकार की कोई नलिका है और उसमें अगर पानी भरा हुआ है तो उसमें जो पानी की जो गति है वो भी कैसी गति है? सरल आवर्त गति। किसी पानी में आधा डूबा हुआ बॉक्स कैसी गति करेगा? सरल आवर्त गति। अगर स्प्रिंग में m द्रव्यमान का कोई भार लटका हुआ है और आप उसको अगर खींचते हो या दबाते हो तो वो भी कैसी गति होगी? सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति में क्या होता है कि कोई भी वस्तु रुकने के बाद में अपनी माध्य अवस्था में आती है, और जब कोई वस्तु माध्य अवस्था में आना चाहेगी, जैसे ये पेंडुलम है, ये इधर गया, ये माध्य अवस्था में आ रहा है, तो इसको खींचने का जो कार्य करेगा एक बल लगता है यहाँ पर, उस बल को बल बोलते हैं प्रत्यानयन बल। किस नाम से जानते हैं? प्रत्यानयन बल के नाम से जानते हैं। और प्रत्यानयन जो बल होता है वो होता है F बराबर माइनस के एक्स, F बराबर माइनस के एक्स। क्या होता है? F बराबर माइनस के एक्स के बराबर होता है। जो k है वो है बल नियतांक, x है विस्थापन, और माइनस का चिन्ह दर्शाता है कि जिधर वो बल लग रहा है ना
मतलब जिधर विस्थापन कर रहा है उसके विपरीत दिशा में क्या लग रहा है, बल लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका मात्रक निकाल सकते हो। माइनस के k बराबर F/x हो जाएगा, माइनस के k बराबर F/x। F का मात्रक न्यूटन और x विस्थापन का मात्रक मीटर, तो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और ये जो विस्थापन, ये जो बल लगेगा और जो ये विस्थापन जो होगा, प्रत्यानयन जो बल लगेगा, हमेशा कैसी दिशा में लगते हैं, विपरीत दिशा में। फिर अपन देखते हैं कि सरल आवर्त गति के घटक। फिर क्या देखे थे अपन ने, सरल आवर्त गति के घटक। अगर सरल आवर्त गति के अपन घटकों की बात करें तो आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब है कि एक सरल आवर्त गति करती हुई कोई वस्तु है, पेंडुलम ले लो, सरल आवर्त गति कर रही है, इसको एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। आवृत्ति का मतलब क्या होता है कि कोई वस्तु, कोई सरल आवर्त गति करती हुई जो वस्तु है वो 1 सेकंड में कितने दोलन करती है, 1 सेकंड में कितने दोलन करती है, क्या कहलाती है, उसकी आवृत्ति कहलाती है। मतलब आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना, बार बार आना। तो 1 सेकंड में कितनी बार आ रही है, 1 सेकंड में वो कितने दोलन कर रही है, और क्या कहलाएगी, उसकी फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति, जिसको अपन n से डिनोट करते हैं। और n बराबर होता है 1/t। अगर t कम है तो आवृत्ति ज़्यादा होगी, t ज़्यादा है तो आवृत्ति कम होगी। उसके बाद में अपन ने देखा था कोणीय आवृत्ति, ओमेगा। कोणीय आवृत्ति का जो अपन कह सकते हैं कि सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु की आवृत्ति, जो कोई वस्तु है अगर सरल आवर्त गति कर रही है, उस वस्तु की आवृत्ति का 2π गुना उस सरल आवर्त करती हुई वस्तु की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब n का 2π गुना क्या कहलाती है, कोणीय आवृत्ति। मतलब ओमेगा बराबर 2πn, ओमेगा बराबर 2πn, और n बराबर क्या होता है, 1/t, 1/t। तो यहाँ से अपन ओमेगा बराबर 2π/t कर सकते हैं। तो आप एक बार नोट्स अपने सामने रखना, ठीक है, मैं बोल बोल के आपको सुना रहा हूँ, है ना, सुन लेना। फिर अपन बात करते हैं आयाम की। आयाम का मतलब होता है कि कोई वस्तु अगर या कोई कण अगर सरल आवर्त गति कर रहा है तो उसका अधिकतम जो विस्थापन होता है, माध्य अवस्था से अधिकतम जो विस्थापन होता है वही क्या कहलाता है, उसका आयाम। जैसे यहाँ से गया यहाँ तक अधिकतम विस्थापन है माध्य अवस्था से, तो ये क्या कहलाएगा, उसका आयाम। तो ये आयाम की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था फिर कि सरल आवर्त गति जो कर रहा है वो कण है, उस कण पर विस्थापन, किसी बिंदु पर उस कण का विस्थापन। ठीक है, वहाँ से अपन ने फॉर्मूला निकाला था, विस्थापन y बराबर a sin ωt। क्या निकाला था, a sin ωt। फिर अपन ने देखा था कि सरल आवर्त गति करते हुए किसी बिंदु पर, किसी कण का किसी बिंदु पर वेग, फिर अपन ने उसका अवकलन किया था। तो v बराबर w√a² माइनस y², अपन ने ये वाला देखा था, ये आप देख लेना थोड़ा सा पे ना। और फिर अपन ने देखा था कि किसी बिंदु पर अगर अपन वेग की बात करें तो वेग हमेशा याद रखना कि माध्य अवस्था में कैसा होता है, अधिकतम होता है। माध्य अवस्था में क्या होता है, अधिकतम, और आयाम पर क्या होता है, न्यूनतम। अब क्या बोल रहा हूँ मैं ना, जिन्होंने पढ़ रखा है वो तो समझ में आ रहा होगा। तो माध्य अवस्था में जो वेग होता है वो होता है अधिकतम, और आयाम पर वेग क्या होता है, न्यूनतम। फिर अपन ने देखा था कि सरल आवर्त गति करते हुए कण का किसी बिंदु पर त्वरण मतलब a। फिर अपन ने देखा था a बराबर होता है -k⍵² y। फिर अपन ने देखा था कि जब कोई सरल आवर्त गति करता है तो उस वस्तु का जो त्वरण होता है ना, त्वरण, वो माध्य अवस्था में तो होता है, अपन कह सकते हैं कि माध्य अवस्था में तो होता है न्यूनतम, जस्ट उसका अपोजिट। माध्य अवस्था में तो क्या होता है, न्यूनतम, और आयाम पर क्या होता है, उसका अधिकतम। आयाम पर क्या होता है, अधिकतम। ठीक है, देखना एक बार आप वीडियो देखना, पता चल जाएगा आपको क्या पढ़ाया था। तो तीनों फॉर्मूले थे, अच्छे अच्छे फॉर्मूले थे। फिर अपन ने देखा था कि कोई पेंडुलम है, कोई पिंड है, वो सरल आवर्त गति कर रहा है, तो उसमें 2 ऊर्जाएं होती हैं, एक तो स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा। एक तो कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा, और एक कौन सी होती है, गतिज ऊर्जा। अगर अपन माध्य अवस्था की बात करें तो माध्य अवस्था में वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है ना वो अधिकतम होती है। माध्य अवस्था में वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिकतम, तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, न्यूनतम। देखना मैंने आपको स्टेशन, जब इसमें गतिज ऊर्जा अधिकतम है तो गतिज ऊर्जा अधिकतम है, तो ये गति करता करता यहाँ तक पहुँच गया, तो यहाँ आकर के इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो गई, न्यूनतम, तो वापस आना चालू कर देगा। यहाँ तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, ज़्यादा हो गई तो फिर वापस इधर गति करेगा, तो यहाँ वापस इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो गई, न्यूनतम। मतलब आयाम पर
गतिज ऊर्जा क्या होती है? न्यूनतम। और माध्य अवस्था में गतिज ऊर्जा क्या होती है? अधिकतम। इसका जस्ट उल्टा, जब यहाँ तक गया तो यहाँ पर इसमें स्थितिज ऊर्जा आ गई। अब तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ ज़्यादा हो गई, यहाँ स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो गई, और यहाँ स्थितिज ऊर्जा वापस से क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था। फिर अपन ने देखा था पेंडुलम का आवर्तकाल। पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है वो होता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी इंपॉर्टेंट है। ये वाला फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक ही फॉर्मूला आप याद रख लेना चाहे, ये वाला, कि पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। यहाँ पर कहीं पर भी आपको फॉर्मूले में द्रव्यमान नहीं दे रखा है, m का मान नहीं है, m नहीं है। इसका मतलब है कि पेंडुलम का आवर्तकाल कभी भी द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता, द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, हाँ जी। लेकिन g जैसे जैसे बढ़ेगा आवर्तकाल कम हो जाएगा, और g जैसे जैसे कम होगा आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो वो आप देख लेना एक बार, मैंने जो बोला है वो समझ लेना। एक झूला झूलती हुई कोई बालिका है, पीसीएस में आया वो क्वेश्चन है, आईएएस में। एक झूला झूलती हुई बालिका है वो, और अचानक से बैठ जाती है, तो बताओ झूले की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो झूला झूलती हुई बालिका है और खड़ी है पहले, तो खड़ी होने की वजह से उसका जो द्रव्यमान केंद्र की जो लंबाई है वो कम है। जैसे मान के चलो ये झूला है और इस पर एक बालिका खड़ी है, तो खड़ी होने के बाद में इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा बिल्कुल बीच में होगा वस्तु के, यहाँ पर है। जैसे भी वो बैठी द्रव्यमान केंद्र आगे खिसक के नीचे। तो जब खड़ी थी तो लंबाई कम थी, बैठ गई तो वो बोल रहा है कि बैठने के बाद में झूले पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एल का मान बढ़ गया, और जब एल का मान बढ़ेगा तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा T बराबर 2 पाई अंडर रूट में L अपॉन जी। एल बढ़ेगा तो T भी बढ़ेगा। T बढ़ने का मतलब है आवर्तकाल क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब जो टाइम पहले कम समय में हो रहा था अब वो ज़्यादा समय में हो रहा है, मतलब झूले की गति क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी, है ना। मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, है ना, मैंने बोल दिया, दोबारा और बार बार सुन लेना इसको रिपीट करके। झूले की गति क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी आवर्तकाल बढ़ने से। फिर अपन ने स्प्रिंग वगैरह के लिए पढ़ा था। स्प्रिंग के लिए T बराबर 2 पाई, स्प्रिंग में m द्रव्यमान का कोई कण लटका हुआ है इसलिए अंडर रूट में m अपॉन k। फिर अपन ने U आकार की नलिका में T बराबर 2 पाई अंडर रूट में उसकी U आकार की नलिका की ऊंचाई है तो h अपॉन जी। फिर अपन ने एक पानी के बर्तन में, बेलनाकार बर्तन डूबा हुआ था, उसकी भी लंबाई थी स्मॉल l, तो वही T बराबर 2 पाई अंडर रूट में L अपॉन जी। यहाँ ध्यान रखना आप, L जो है पानी, जो पानी के बर्तन में उस बर्तन की या बेलनाकार बर्तन की जो डूबी हुई लंबाई है वो उसको अपन लेते हैं। फिर इसके बाद में मैंने आपको क्या करवाए थे? एग्जाम्पल करवाए थे। फिर बात करते हैं हम वृत्तीय गति या वृत्ताकार गति। यह एक द्विविमीय गति है, और अपन जानते हैं इसमें जो बल लगता है वो सदैव उसकी दिशा के क्या लगता है? लंबवत लगता है। दिशा के क्या लगता है? इधर दिशा है बल की दिशा, इसके लंबवत लगेगा, मतलब 90 डिग्री पर लगेगा। और ये अंदर की ओर लगता है जिसे अपन क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। इसी अभिकेंद्रीय बल के बाहर की ओर एक बल लगता है जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? अपकेंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अपकेंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। वृत्ताकार गति में चाल नियत होती है, लेकिन वेग कभी भी नियत नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा बदलती है, और दिशा बदलती है इसलिए वेग नियत नहीं होगा। अभिकेंद्रीय बल उसके अंदर की तरफ लगता है, और अभिकेंद्रीय बल का जो फॉर्मूला है A बराबर V स्क्वायर अपॉन R। याद रखना है अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला, A बराबर V स्क्वायर, अभिकेंद्रीय बल बराबर V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R, सॉरी अभिकेंद्रीय त्वरण A बराबर, सॉरी अभिकेंद्रीय त्वरण बराबर मतलब A बराबर V स्क्वायर अपॉन R। और वही अभिकेंद्रीय बल बराबर आपने खूब सुना होगा F बराबर mv स्क्वायर अपॉन R, F बराबर mv स्क्वायर अपॉन R। अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जिसे अपन अपकेंद्रीय बल कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? अपकेंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। इसके एग्जाम्पल है, जैसे कोई वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल के आधार पर ही काम करती है कपड़ों का, जैसे सूखना। दूध से क्रीम निकालते हैं तो जैसे दूध में मोटर घूमती है तो भी अपकेंद्रीय बल के आधार पर। मौत के कुएं में जब गाड़ी चलती है वो भी अपकेंद्रीय बल के आधार पर। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ये सरल आवर्त गति से संबंधित जो पेंडुलम जो होता है, कि कोई सरल लोलक है, ये जैसे सरल लोलक है, अगर सरल लोलक की मैं लंबाई को अनंत कर देता हूँ, लंबाई को क्या कर देता हूँ? अनंत, तो इसका आवर्तकाल जो होगा वो क्या होगा? तो कई टीचर अपने बोल देते हैं कि इसका आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा यहाँ पर? अनंत, क्योंकि फॉर्मूला है आवर्तकाल का T बराबर 2 पाई अंडर रूट में L अपॉन जी।
तो एल आपने अनंत कर दिया, तो एल बहुत ज़्यादा कर दिया, तो टी भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, मतलब अनंत हो गया, पता है। लेकिन हमेशा याद रखना कि कोई भी सरल लोलक है उसका अधिकतम जो आवर्तकाल है वो होता है 84.6 मिनट। अधिकतम आवर्तकाल कितना होता है, 84.6 मिनट। कितना होता है, 84.6 मिनट। कभी भी अनंत नहीं होता, अनंत नहीं होता। तो अगर अनंत लंबाई का कोई सरल लोलक है तो उसका मैक्सिमम जो आवर्तकाल है वो 84.6 मिनट होता है, अनंत नहीं। यह सरल लोलक के आवर्तकाल की अधिकतम सीमा है। यह सरल आवर्त के जो लोलक है उसकी क्या है, अधिकतम सीमा है। एक और आप नोट बना के आप कॉपी में लिख सकते हो कि यदि कोई लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड हो, यदि कोई लोलक का आवर्तकाल कितना हो, 2 सेकंड हो। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। यदि किसी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड हो तो उसे सेकंड लोलक कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकंड, समय वाला सेकंड, तो उसे सेकंड लोलक कहते हैं। मेरे साथ समझ में आ गया होगा। तो देखो भाई लोगों, कोशिश की है कम से कम समय में आपको रिवीजन करवाने की। ऐसे बोलते रहते हैं लगातार तो थोड़ा गला भी सूख जाता है। मैं वापस से वही अपनी बोतल में से थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तो 10 वीडियो को ऐसे समरमाइज़ करके, ऐसे अपन कॉम्प्रोमाइज़ करके और आपको ऐसे दिया है। बस इसको सुनना है, सुनने के बाद में फिर से पढ़ना है। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप उतना पढ़ो, उसके बाद में ये याद हो जाए, फिर आप ऐसे खुले हो बिल्कुल, आपका जो मन करे आप वो पढ़ सकते हो। लेकिन अभी तक आपको जितना मैंने करवाया है पहले वो करो। पहले अपने कोचिंग के नोट्स जो हैं आपके पास पहले उनको पढ़ो, फिर आप बाहर के ज्ञान के चक्कर में पढ़ो। आप कहीं पर भी अगर देखोगे, कितनी भी बड़ी कोचिंग में जाओगे तो यही पढ़ाएंगे वो भी, ठीक है। बस फ़र्क इतना सा, वो पैसों में पढ़ाते हैं, हम लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं। और जब पैसों में पढ़ते हैं तो पैसे पैसे होते हैं भाई। पैसे वाले तो भाई, अगर पैसे वाले हो तो मत देखा करो वीडियो, और अगर नहीं हो, अगर बनना चाहते हो तो देख लिया करो। तो ठीक है, कैसी लगी आपको ये वीडियो? थोड़ा बहुत मज़ा तो आया ही होगा, हल्का फुल्का, है ना। तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचा दें, फैला दें। जो भी करना है आप कर सकते हो, मन करे तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।